Hello class, today we are going to study about the terms related to muscles. Okay, तो हमने अपनी लास्ट क्लास में समझा था स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी और मैंने आपको बताया था कि कुछ डिसीजेस भी होती हैं जो कि रिलेटेड रहती हैं हमारे मसल कॉन्ट्रैक्शन से या मसल लोकोमोशन से। जो भी डिसीजेस होती हैं वो रिलेटेड होती हैं, तो उसके बारे में भी हम आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं अबाउट द डिसीजेस। तो जो डिसीजेज होती हैं दैट आर रिस्पॉन्सिबल बिकॉज ये फिजियोलॉजी इसकी ख़राब हो गई, नॉर्मल फंक्शनिंग इसकी ख़राब हो गई इस कारण से। तो उन डिसीजेस के बारे में अगर हम पढ़ें तो सबसे पहले एक डिसीज़ आती है जिसका नाम होता है माइस्थेनिया ग्रेविस। क्या पार्डन, मैं ये सारा रब कर देती हूँ। हाँ जी, तो हम कहाँ थे? माइस्थेनिया ग्रेविस। ये हमारा आज का टॉपिक है डिसऑर्डर्स रिलेटेड टू मस्कुलर सिस्टम। तो माइस्थेनिया ग्रेविस, तो मैंने आपको बताया था कि हमारे पास इम्पल्स आता है, फिर ये जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं ये वर्क करते हैं और हमारे एसिटोकोलिन रिसेप्टर्स जो रहते हैं सार्कोलेमा में वो फर्दर इस सिग्नल को कैच करते हैं और हमारा सिग्नल इम्पल्स आगे बढ़ता है जिससे मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है। अब माइस्थेनिया ग्रेविस में क्या होता है कि जो हमारी मसल्स होती हैं उसका जो सार्कोलेमा है उसमें ACH यानी एसिटोकोलिन रिसेप्टर्स एब्सेंट हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं एब्सेंट? क्या बोले कि ये दे फेल टू रिस्पॉन्ड, मतलब ये जो ACH रिसेप्टर हैं दे फेल टू रिस्पॉन्ड। ACH रिसेप्टर फेल्स टू रिस्पॉन्ड। क्यों? क्योंकि जो हमारे इस डिसीज में माइस्थेनिया ग्रेविस में क्या होता है कि ये एक ऑटो इम्यून डिसीज है। क्या है? ऑटो इम्यून डिसीज। सबसे पहले अगर हमें क्वेश्चन आएगा तो हमें सबसे पहले याद क्या रखना है? इट इज अ डिसऑर्डर ऑफ मस्कुलर सिस्टम प्लस इट इज अ ऑटो इम्यून डिसीज। ठीक है, ऑटोइम्यून डिसीज क्या होती हैं? जिसमें हमारी बॉडी खुद के अगेंस्ट ही, खुद के रिसेप्टर्स के अगेंस्ट ही क्या बना ले? एंटीबॉडी बना ले। ओके, इसको ही हम क्या बोलते हैं? ऑटोइम्यून डिसीज। यानी कि ये जो हमारी बॉडी के सेल्स हैं वो ऑटो एंटीबॉडीज बना लेते हैं। ठीक है, जनरली क्या होता है इम्यूनिटी हमें किस चीज के लिए चाहिए होती है? फॉरेन पार्टिकल्स के लिए, राइट? कि अगर कोई बाहर से हमारी बॉडी में अटैक कर रहा है, कोई भी बैक्टीरिया, वायरस, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो उसके लिए हमें इम्यूनिटी की जरूरत पड़ती है। लेकिन यहाँ पे क्या रहता है, हमारी जो बॉडी है ना वो फॉरगेट कर जाती है, मतलब भूल जाती है कि ये हमारी ही बॉडी के पार्ट है, राइट? तो क्या होता है यहाँ पे ऑटो एंटीबॉडी बनने लगती है। ठीक है, किसमें? सार्कोलेमा में, है ना? और ये जो हमारे ACH रिसेप्टर्स हैं तो ये क्या करेंगे? ये रिस्पॉन्स करना बंद कर देंगे। ठीक है, माइस्थेनिया ग्रेविस में। ओके, तो इससे क्या होगा हमारी अब यहाँ तक समझ में आया कि इधर पे ACH रिसेप्टर्स जो हैं दे फेल्स टू रिस्पॉन्ड। अब आगे क्या होगा कि अगर ये जब रिस्पॉन्स करना बंद कर देंगे, ऑब्वियस बात है कि मसल किस में चले जाएगी? पैरालिसिस में, मतलब वहाँ पे कोई मूवमेंट नहीं होगा।
इसीलिए इसके, अब हमें ये डिसीज समझ में आ गई। अब हम इसके सिम्टम्स के बारे में बात करेंगे। तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा, पैरालिसिस ऑफ मसल। क्या होगा, पैरालिसिस ऑफ मसल, राइट। क्यों होगा ये, देखिए अब मैंने आपको कल ही मसल कॉन्ट्रैक्शन बताया था, है ना, कि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है इसमें कैल्शियम आ जाएगा, यहाँ से ACH रिसेप्टर्स हैं, ये इसको इम्पल्स को कैरी आउट करेंगे, ठीक है, और फिर ये ले जाके एक्टिन और मायोसिन को एक्टिवेट कराता है, ठीक है, कैल्शियम। अब यहाँ पे ही खेल खत्म हो जाएगा, तो हमारी मसल क्या कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन कर पाएगी, तो उसी स्टेट को हम क्या बोलते हैं, पैरालिसिस ऑफ मसल। ओके, तो यहाँ पे हमारी मसल के स्टेट में पहुंच जाएगी, पैरालिसिस में, राइट। यूजुअली आपने देखा होगा जो ओल्ड एज होते हैं, ओल्ड एज ग्रुप्स जो होते हैं, उनमें ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है माइस्थेनिया ग्रेविस की, राइट। बहुत फेमस एक्टर हैं अमिताभ बच्चन, उनको भी ये बीमारी है माइस्थेनिया ग्रेविस। उनकी जो आंख है ना वो पैरालिसिस में रहती है, मतलब इट इज नॉट लाइक जैसी हमारी आंख है, जब चाहे इट इज फ्लिकरिंग, राइट, है ना, बट उनके में ऐसा कुछ नहीं है। ही सफर्स फ्रॉम दिस डिसीज दैट इज माइस्थेनिया ग्रेविस, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, पैरालिसिस ऑफ मसल किसी भी एक पार्ट का हो जाता है, ठीक है। और क्या होगा इसमें, फैटीग होगा। क्या होगा, फैटीग। ऑब्वियस बात है कि आपकी जब मसल फंक्शन भी नहीं करेगी तो मसल किस में चली जाएगी, फैटीग में, मसल फैटीग। अब ये चीज समझ में आई आपको, मैंने क्या बोला यहाँ तक। अगर हमें क्वेश्चन आता है माइस्थेनिया ग्रेविस, तो सबसे पहले फॉर नीट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो माइस्थेनिया ग्रेविस इज अ डिसीज ऑफ मस्कुलर सिस्टम, राइट। इन दिस ऑटो एंटीबॉडीज आर फॉर्म्ड, राइट, ऑटो एंटीबॉडीज आर फॉर्म्ड। पॉइंट नंबर 1, इट इज अ ऑटो इम्यून डिसीज, ओके, ये इसका ही पार्ट है, नॉट पार्ट, ठीक है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, इट इज एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, ओके, इन विच क्या होता है, ACH एसिटोकोलिन रिसेप्टर्स फेल्स टू रिस्पॉन्ड, ओके। तो इफ दिस थिंग वी विल रिमेंबर, तो वी विल रिमेंबर द होल थिंग। इसमें क्या होता है, ACH रिसेप्टर्स जो रहते हैं वो रिस्पॉन्ड करना क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं, ठीक है, जिससे हमें क्या सिम्टम्स मिलते हैं, पैरालिसिस ऑफ मसल एंड मसल फैटीग, ओके। तो दिस वाज अबाउट मसल माइस्थेनिया ग्रेविस। अब मसल डिसऑर्डर का एक और डिसऑर्डर होता है जिसको हम बोलते हैं, अभी हम डिसऑर्डर्स के बारे में बात कर रहे हैं, राइट। अब जो दूसरा डिसऑर्डर है ना, उसका नाम है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। क्या, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। चलिए लिखते हैं उसके बारे में। ओके, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में क्या होता है, ये हमारी जो मसल होती है ना, ये डीजेनरेशन शो करती है। क्या करती है, डीजेनरेशन। जो हमारी मसल्स है ना, ये डीजेनरेशन शो करेंगी, डीजेनरेशन ऑफ मसल्स, राइट। अब इसमें क्या होता है, आपने देखा होगा कुछ बच्चे होते हैं जो नॉर्मल पैदा होते हैं, ठीक है, लेकिन आफ्टर दे ग्रो अप, ठीक है, उनके चलने में कुछ दिक्कत होती है ना, दे हैव गेट प्रॉब्लम, GAIT, ओके। मैंने क्या बोला, गेट, इसके बारे में बताऊं, मतलब उनका जो मोशन होता है दैट इज नॉट प्रॉपर, ओके, लड़खड़ा के चलते हैं, लगड़ा के चलते हैं, ठीक है। तो ये किस कारण से होता है, इस डिसीज के कारण, जिसका नाम है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। और ये क्या है, एक जेनेटिक डिसऑर्डर, इट इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर। इसमें भी क्या होगा, मसल जो है वो डिजेनरेशन शो करेगी। अब इसमें क्या होता है कि हमने कल एक चीज पढ़ी थी जिसको हमने बोला था डिस्ट्रोपिन प्रोटीन। क्या बोला था, डिस्ट्रोपिन प्रोटीन। उसमें इस प्रोटीन का जो सिक्रीशन है ना, इट इज स्टॉप्ड, उस कारण से मसल क्या होगा,
डिस्ट्रोफी मतलब फंक्शनिंग प्रॉपर नहीं होगी मसल की, इसको इसलिए नाम लिया क्या हमने, मस्क्यूलर डिस्ट्रोफी। ओके, आज हम ये डिसऑर्डर्स के बारे में ही पढ़ रहे थे। अब मैंने एक चीज बताई थी इस चीज में, दैट वाज मसल फैटीग। क्या बोला था मैंने, मसल फैटीग, राइट। उसके बारे में देखते हैं, फैटीग क्या होता है। मसल फैटीग, देखो कई बार ऐसा होता है जब एक्सेसिव एक्सरसाइज कर लेते हैं, है ना, तो फिर हमें कुछ बहुत पेन होता है हमारे पैरों में, ठीक है, हाथ में बहुत पेन होता है, ठीक है। अगर ज़्यादा साइकिलिंग कर लो तो फिर हमारे इनर थाइज में दर्द होता है, राइट। वो क्यों होता है, इट इज़ ड्यू टू लैक्टिक एसिड डिपोजिशन। क्या बोलते हैं, लैक्टिक एसिड डिपोजिशन, ठीक है। और वो क्यों होता है, हमें प्रोलॉन्ग्ड यूजेस ऑफ मसल के कारण। किस कारण से, मसल का अगर हम ज़्यादा यूज़ कर लेंगे, प्रोलॉन्ग यूज़ कर लेंगे, तो उस कारण से हमें क्या होगा, मसल फैटीग, ठीक है। और मसल फैटीग देखिए मैं बताती हूँ, इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो मसल फैटीग तो मसल फैटीग इज द deposition of lactic acid डिपोजिशन ऑफ लैक्टिक एसिड क्यों हुआ, ड्यू टू प्रोलॉन्ग्ड यूजेस ऑफ मसल्स। क्या, ड्यू टू Am I clear? It is due to prolonged uses of muscle, ठीक है। अब देखिए हाँ ठीक है, दिस वॉज इट फॉर मसल फैटीग, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एंड माइस्थेनिया ग्रेविस। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट फ्यू टर्म्स रिलेटेड टू मसल्स। ओके, मैंने अपनी पहली क्लास में भी कुछ इंट्रोडक्टरी चीज़ें बताई थी और अभी मैं कुछ इंट्रोडक्टरी चीज़ें बताऊंगी क्योंकि ये हमें चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो वी विल स्टडी अबाउट सम टर्म्स दैट आर रिलेटेड टू मसल्स, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं कि स्केलेटल मसल में कितने प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। कितने प्रोटीन से मिलकर एक स्केलेटल मसल बनती है। अभी हमने पढ़ा था एक्टिन, मायोसिन, पढ़ते प्रीवियस क्लासेस में, ठीक है। और क्या पढ़ा था, डिस्ट्रोपिन पढ़ा था। डिस्ट्रोपिन उसमें था ना, टी ट्यूब्यूल में, है ना, ये याद रखिएगा, ये चीज लिख लीजिए कि डिस्ट्रोपिन प्रोटीन कहाँ होते हैं, टी ट्यूब्यूल में, यानी कि सार्कोलेमम मेम्ब्रेन में। चलिए उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो स्केलेटल मसल इज मेड अप ऑफ 3 टाइप्स ऑफ प्रोटीन। कौन कौन से प्रोटीन, सबसे पहला कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, अच्छा हेडिंग डाल लीजिए स्केलेटल मसल। ठीक है, दूसरा स्ट्रक्चरल प्रोटीन, तीसरा रेगुलेटरी प्रोटीन। रेगुलेटरी प्रोटीन मतलब जो उसको रेगुलेशन करता है, जैसे कि ट्रोपोनिन, ट्रोपोमायोसिन, वो उसमें बाउंडेड होते हैं ना एक्टिन मायोसिन में। तो देखिए ठीक है। अब कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन यानी कि जो मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करे, राइट। तो कौन कौन से प्रोटीन थे वो, दैट वाज नंबर 1 एक्टिन और दूसरा कौन सा था, मायोसिन, राइट। अब इसमें भी देखा जाए तो एक्टिन जो रहता है, इट इज द चीफ
कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन क्योंकि वही है जो स्लाइड ओवर करता है किसके ऊपर, मायोसिन के ऊपर। प्रीवियस क्लास में पहुंच गया है ना, आपको याद है मैंने बताया था कि वॉक अलोन थ्योरी या स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, ठीक है, मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए जो थ्योरी दी थी किसने दी थी, हग्सले ने, राइट, हग्सले एंड हग्सले ने। चलिए तो हाँ, स्ट्रक्चरल, नेक्स्ट इज स्ट्रक्चरल प्रोटीन। तो स्ट्रक्चरल प्रोटीन मतलब जो उसका स्ट्रक्चर फॉर्म करे, तो नंबर 1 इज डिस्ट्रोफिन, डिस्ट्रोफिन प्रोटीन, and number 2 is connectin, okay, connectin protein, okay. Next we will go to, अब ये जो connectin protein होता है ना, ये इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है, क्या प्रोवाइड करता है, इलास्टिसिटी टू द मसल, ओके, इलास्टिसिटी टू मसल्स, ठीक है। मसल में भी किसको, एक्टिन और उसको, ठीक है, मसल में किस जगह पे जो एक्टिन रहता है ना वो जेड लाइन से अटैच रहता है, तो ये एक्टिन को प्रोवाइड करता है क्या, इलास्टिसिटी, ओके। नेक्स्ट विल गो टू रेगुलेटरी प्रोटीन। तो रेगुलेटरी प्रोटीन में 2 प्रोटीन आते हैं, नंबर 1 इज ट्रोपोनिन and number 2 is tropomyosin, okay. चलिए, इसमें कोई डाउट है? अच्छा, डिस्ट्रोफिन प्रोटीन जो रहता है ना, ये इसका काम क्या रहता है, हेल्प प्रोवाइड करता है इम्पल्स को सार्कोलेमा से सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम तक आने में, ठीक है। इट प्रोवाइड्स help to impulse, to conduct the impulse, है ना, to conduct of impulse from sarcolemma to सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये समझ में आया, ओके। इसीलिए इसको किस में डाला हमने, स्ट्रक्चरल प्रोटीन में, ओके, क्योंकि वो उसका स्ट्रक्चर को बना रहा है। नेक्स्ट इज कनेक्टिन, और इसको कनेक्टिन का एक और नाम होता है, दैट इज नोन एज टाइटिन, ठीक है। ये कुछ नाम है जो आपको याद करने हैं, एज इट इज हमें याद करना है, ठीक है। चलिए पहले हम सबसे पहले देखते हैं क्या, टर्म्स रिलेटेड टू मसल्स, उस पर हम पढ़ रहे थे। स्केलेटल मसल में 3 टाइप के प्रोटीन होते हैं, ठीक है। स्केलेटल मसल्स हैव 3 टाइप्स ऑफ प्रोटीन। नंबर 1 इज कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, ठीक है। स्केलेटल मसल, मैंने बोला आपको मसल याद आई, ठीक है, वही मसल जो स्ट्राइटेड मसल थी, ठीक है, जिसमें डार्क बैंड है, लाइट बैंड है, और क्या है, जेड लाइन है ना, याद आया। तो अब इसकी बात करें तो इसमें होता है कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, मैंने बोला CSR, ओके। इसमें 3 टाइप के प्रोटीन है, CSR। नंबर 1 इज कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, जिसमें होता है एक्टिन और मायोसिन, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन करना इनका काम होता है, मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करते हैं, इसलिए इनको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। नेक्स्ट इज स्ट्रक्चरल प्रोटीन, क्या बोला मैंने, स्ट्रक्चरल प्रोटीन, यानी कि ये क्या करते हैं, स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं। एक मिनट, हाँ, स्ट्रक्चरल प्रोटीन यानी कि द प्रोटीन दैट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ एनी मसल, दैट आर डिस्ट्रोफिन प्रोटीन एंड कनेक्टिन प्रोटीन, राइट। इनके फंक्शंस भी मैंने आपको बता दिए। डिस्ट्रोफिन का काम क्या होता है, इट हेल्प्स इन द कंडक्शन ऑफ इम्पल्स, जो कि कहाँ से आ रही है, नर्व फाइबर से या न्यूरॉन से। उस इम्पल्स को कहाँ ले जाता है, सार्कोलेमा से कहाँ तक, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम तक, ठीक है। किसका काम होता है, डिस्ट्रोफिन प्रोटीन का। नेक्स्ट इज कनेक्टिन और टाइटिन, इसको याद कर लीजिएगा। ये क्या करता है, इलास्टिसिटी टू, इट प्रोवाइड्स इलास्टिसिटी टू एक्टिन
जो कि क्या होता है, जेड लाइन से कनेक्टेड रहता है, ठीक है। नेक्स्ट इज रेगुलेटरी प्रोटीन जो कि है ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन। चलिए अब एक चीज होती है, समझ में आया? नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट सम टर्म्स जो कि मसल से रिलेटेड हैं और कुछ लॉज, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं थ्रेशोल्ड की। किसकी? थ्रेशोल्ड। मिनट, अब थ्रेशोल्ड क्या होता है? थ्रेशोल्ड देखिए, अब हमारी बॉडी में इम्पल्सेस तो आते रहते हैं, ठीक है, लेकिन वो सारे इम्पल्स जो हैं वो मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं कराते, ठीक है। तो वो मिनिमम इम्पल्स जो कि रिक्वायर होता है हमें मसल कॉन्ट्रैक्शन को कराने के लिए, उसे हम क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड। क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड। तो इट इज द मिनिमम impulse required for muscle contraction. ओके, चलिए ये समझ में आया थ्रेशोल्ड, ठीक है। अब देखिए, अगर ये थ्रेशोल्ड नहीं होगा तो मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा। मतलब कोई भी चीज है जो थ्रेशोल्ड के नीचे है तो वो मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं कराएगी, ठीक है। अगर कोई भी इम्पल्स आ रही है जो कि थ्रेशोल्ड वैल्यू से नीचे है तो वो मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं कराएगी। और दिस थिंग, जो स्टेटमेंट अभी मैंने बोला, इसके कारण एक लॉ आता है जिसको हम बोलते हैं ऑल और नन लॉ, ठीक है। यानी कि या तो इम्पल्स थ्रेशोल्ड से ऊपर आए या थ्रेशोल्ड के बराबर आए, तभी वहां क्या होगा? मसल कॉन्ट्रैक्शन होगा, नहीं तो कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। इसलिए हमने इसको क्या बोला? ऑल और नन लॉ। यानी कि इट स्टेट्स दैट, ये जो ऑल और नन लॉ है, इट स्टेट्स दैट the impulse which is below threshold impulse क्या होगा? will show no contraction, ठीक है। नो मसल कॉन्ट्रैक्शन टेक्स प्लेस, ओके। मतलब अगर हमें इम्पल्स थ्रेशोल्ड इम्पल्स से कम मिल रहा है तो वहां पे कोई भी कॉन्ट्रैक्शन, मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं प्रेस होगा। इसको ही हम बोलते हैं ऑल और नन लॉ, ओके, ठीक है। तो हमें थ्रेशोल्ड समझ में आ गया, हमें ऑल और नन लॉ भी समझ में आ गया। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ समेशन के बारे में, ठीक है। कुछ लॉज हैं जिनके ऊपर मसल वर्क करती है, इसके अलावा मसल कॉन्ट्रैक्शन का कोई दूसरा प्रोसेस नहीं होता, ठीक है। अब हमारे पास एक लॉ है जिसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ समेशन। क्या? लॉ
ऑफ समेशन। इसमें क्या होता है, इसमें ये बोला है कि जो इम्पल्स हैं अगर प्रोसीड कर रहे हैं एक दूसरे को, यानी कि एक इम्पल्स हमने दिया फिर दूसरा इम्पल्स दिया, तो वो जो है ना इम्पल्स ऐड होते जाते हैं और जो कॉन्ट्रैक्शन होता है इट इज अ स्ट्रॉन्गर वन। ठीक है, तो देखते हैं, इसका एक ग्राफ है जो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, यहाँ पे हमारा टाइम प्लेस्ड है, ठीक है, एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे हमारा पोटेंशियल, ठीक है, जो थ्रेशोल्ड पोटेंशियल जो हमारा इम्पल्स है ना उसको बताया, मतलब यहाँ पे हमारे इम्पल्स का पोटेंशियल है। अब हमारा थ्रेशोल्ड पे कोई भी इम्पल्स आया, ठीक है, तो यहाँ से क्या हुआ, मसल कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हुआ। ओके, अब हमने फिर से इसमें एक इम्पल्स दिया, अब देखिए कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो रिलैक्सेशन भी होगा, लेकिन इधर पे हमें क्या हुआ, मसल को पूरा रिलैक्स करने का टाइम नहीं मिला। ठीक है, अब हमने इसको फिर से एक इम्पल्स दे दिया। ठीक है, तो इसका और इसका दोनों का मिला के हमें क्या मिलेगा, रिस्पॉन्स मिलेगा, यानी कॉन्ट्रैक्शन मिलेगा। ठीक है, इसको ही हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ समेशन, राइट, लॉ ऑफ समेशन, यानी कि इसको हम लिखते हैं लॉ ऑफ समेशन को, सक्सेसिव इम्पल्सेस, मैं लिख देती हूँ फिर मैं उसे एक्सप्लेन कर दूंगी। लॉ ऑफ समेशन, successive impulses gets added to create stronger contraction। ठीक है, स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रैक्शन देन द प्रीसीडिंग वन। ये एनसीईआरटी में ऐसे का ऐसे ही लिखा है। अब मैंने जो यहां बोला वो समझ रहे हैं, मैंने बोला था कि सक्सेसिव इम्पल्सेस, यानी हमारे पास ये इम्पल्स आया, इसने थ्रेशोल्ड वैल्यू से ऊपर था तो इसने कॉन्ट्रैक्ट किया, मसल कॉन्ट्रैक्शन हुआ, फिर मसल रिलैक्सेशन हुआ, मसल पूरी तरह से रिलैक्स नहीं हो पाई, रिलैक्सेशन अगर यहाँ तक आता तो मतलब पूरा रिलैक्स हो गया, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ, मसल इज नॉट रिलैक्स्ड ऑन इट्स नेचुरल स्टेट। तो यहाँ पे क्या हुआ, सक्सेसिव इम्पल्सेस है, एक इम्पल्स यहाँ मिला, एक इम्पल्स यहाँ मिला। अब क्या होगा, यहाँ पे ये जो होगा ना सक्सेसिव इम्पल्स जो है वो एडअप हो जाएंगे। ठीक है, एडअप हो जाएंगे और ये जो है ना, ये इसका मसल कॉन्ट्रैक्शन का एड ऑन मिलेगा हमें। ठीक है, स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रैक्शन मिलेगा। ठीक, ये कॉन्ट्रैक्शन हमें अगर मिला था तो अब हमें उससे ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन मिलेगा, मसल कॉन्ट्रैक्शन, राइट। तो यही है क्या, लॉ ऑफ समेशन, यानी कि पहले हमने कोई इम्पल्स दिया और उसके बाद दोबारा से मसल रिलैक्स नहीं हो पाई, दूसरा इम्पल्स दिया, तो इट विल लीड टू अ स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रैक्शन, जो कि किसका और किसका सम होगा, इन दोनों का। आई बात समझ में। अब देखिए एक और चीज, अब ये जो है रिलैक्स तो मसल हमारी हो नहीं पा रही है, ठीक है, रिलैक्स नहीं हो पा रही है, तो अब क्या होगा, एक टाइम आएगा जब जाके मसल क्या हो जाएगी, थक जाएगी। ठीक है, वहां पे क्या होगा, कोई भी कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा। ठीक है, क्या होगा फिर, कोई भी कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा। क्यों, क्योंकि हमारी जो मसल है वो वहां आके क्या हुई, थक गई, यानी कि कुछ तो हुआ होगा, यानी कि कैल्शियम आयन खत्म हो गए होंगे सार्कोलेमा में, कैल्शियम आयंस जो हैं कम हो गए होंगे हमारे बॉडी फ्लूइड में। ठीक है, तो दिस स्टेट इज नोन एज टेटेनी, यानी कि मसल स्पाज्म नहीं होगा। ठीक है, क्या होगा, नो मसल स्पाज्म, नो मसल कॉन्ट्रैक्शन। तो नो मसल कॉन्ट्रैक्शन टेक्स प्लेस, मतलब टेटेनी वो स्टेट है जहां पे आके हमारी मसल थक गई, वहां पे स्पाज्म हो गया। क्या हो गया, स्पाज्म, SPASM, स्पाज्म, मसल स्पाज्म हो गया। और ये क्यों होगा, इसके कारण क्या होगा, नो मसल कॉन्ट्रैक्शन, राइट।
इसको ही हम क्या बोलते हैं, टिटैनी। क्या बोलते हैं, टिटैनी, टिटस नहीं, टिटैनी। ठीक है, ये एक लोकोमोटरी मतलब मस्कुलर डेफिसिट है, डिसीज है। ठीक है, और ये क्यों होती है, ड्यू टू मस्कुलर स्पाज्म। ठीक है, अब हमने मसल को रिलैक्स होने का टाइम ही नहीं दिया, मसल को हम इम्पल्स देते गए। एक टाइम जब आया कि मसल जो है एक समय पे आने के बाद इट स्टार्टेड स्टॉप्ड रिस्पॉन्डिंग। ठीक है, और इस स्टेट को क्या बोलते हैं हम, स्टेट ऑफ स्पाज्म ऑफ मसल, और इसको ही हमने बोला टिटैनी, जहाँ पे क्या होगा, हमारे कैल्शियम आयन जो है वो खत्म हो जाएंगे बॉडी के, है ना, और इसको ही मसल स्पाज्म बोलते हैं, राइट। ठीक है, एक चीज होती है जिसे हम बोलते हैं राइगर मोटिस। ये समझ में आया पूरा, लॉ ऑफ समेशन, ये सब। ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज राइगर मोटिस। हमारी जो मसल्स है ना वो हमारे मरने के बाद ऑब्वियस बात है डिजनरेट होती होंगी, लेकिन डिजनरेशन के पहले एक स्टेज आती है जिसको हम बोलते हैं राइगर मोटिस। ठीक है, यानी कि जो हमारी धीरे धीरे क्या होगा, एटीपी होना बंद हो जाएगा, लेकिन तब हमारी मसल्स, लेकिन कुछ टाइम तक तो एटीपी होता है ना बॉडी में, तो इसमें क्या होगा, आफ्टर डेथ जो है एटीपी तो रहेगा हमारे पास में, तो मसल्स जो रहेंगी ना वो कॉन्ट्रैक्टेड रहेंगी। क्या रहेंगी, मसल्स आर कॉन्ट्रैक्टेड, स्टिफनेस रहेगी मतलब उनमें। ठीक है, मसल्स आर कॉन्ट्रैक्टेड। ठीक है, और जब तक एटीपी हमारे पास बॉडी में रहेगा तब तक इट विल शो कॉन्ट्रैक्शन, और जैसे जैसे एटीपी का इनएवेबिलिटी होती रहेगी, इनअवेलेबल होगा तो क्या होगा, धीरे धीरे मसल डिजनरेशन स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन ये 24 आवर्स तक हमारे पास में बॉडी में क्या रहता है, एटीपी प्रेजेंट रहता है ना, तो इसीलिए ये राइगर मोटिस की स्टेज में चली जाती है। ठीक है, और जैसे जैसे प्रोटीन डिजनरेशन होता रहेगा वैसे वैसे मसल डिजनरेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट सो अभी तक हमने जो मस्कुलर सिस्टम पढ़ा और मसल्स एंड लोकोमोशन पढ़ा। ठीक है, अभी हमने अपना मसल पार्ट पूरा किया है, राइट। कि मसल्स किस किस चीज से मिलके बनी होती है, मसल कॉन्ट्रैक्शन कैसे होता है, हमने ये पढ़ा। ठीक है, उसके बाद में हमने कुछ डिसीजेस भी देखे मसल से रिलेटेड, है ना, और हमने क्या क्या देखा इसमें, कोई डाउट है इसमें? हमने मसल का स्ट्रक्चर देखा, हमने मसल फाइबर के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े। ठीक है, हमने उसके मायोफिलामेंट्स के बारे में पढ़ा, फिर हमने उसका अरेंजमेंट देखा, फिर हमने मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन के बारे में भी पढ़ा। ठीक है, फिर हमने उससे रिलेटेड कुछ थियरीज पढ़ी जिसको हमने बोला स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। ठीक है, फिर हमने सार्कोमियर के बारे में समझा कि सार्कोमियर इज द यूनिट ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, जिसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, दैट इज सार्कोमियर। ओके, उसके बाद हमने कुछ टर्म्स देखे या डिसऑर्डर्स देखे जो कि रिलेटेड किससे थे, मसल से। ठीक है, और इसमें हमने देखा माइस्थेनिया ग्रेविस, राइट, हमने देखा मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, हमने पढ़ा मसल फैटिग के बारे में। ओके, अब आई थिंक इसमें कुछ रिमेनिंग नहीं है। चलिए एक और चीज बताती हूँ, फेजेस ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, फेजेस। ठीक है, फेजेस, इट इज अ इम्पॉर्टेंट टॉपिक, फेजेस ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, मतलब
मसल को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए हमें जो फेजेस दिखते हैं वो, इसमें मसल रिलैक्सेशन भी इंक्लूडेड होगा, और अब हमें पता है कि थ्रेशोल्ड जब तक नहीं मिलेगा तब तक मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं मिलता, ठीक है। फेजेस ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में। तो इसका एक ग्राफ होता है, ठीक है। ओके, इसमें क्या होता है, इसमें हमसे बोला है कि समझ लीजिए ये हमारा थ्रेशोल्ड वैल्यू है, ओके, ये हमारा थ्रेशोल्ड वैल्यू है। इस थ्रेशोल्ड के ऊपर ही हमें क्या मिलेगा, मसल कॉन्ट्रैक्शन मिलेगा, इसके नीचे हमें मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं मिलेगा, ठीक है। यानी कि दिस थिंग, हम इम्पल्स आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं, लेकिन मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इस पार्ट को हमने, जैसे ही हमें थ्रेशोल्ड मिलेगा, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, हमारा मसल कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। जैसे ही हमें थ्रेशोल्ड मिलेगा हमारी क्या होगी, मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी, ठीक है। अरे हाँ, ये सेम एज एबव, मतलब जो हमने बनाया था ना पिछला डायग्राम, यहाँ पे पोटेंशियल यानी कि इम्पल्स का जो पोटेंशियल हमें मिल रहा है, और यहाँ पे हमारा टाइम ड्यूरेशन आ जाएगा, टाइम, ठीक है। तो जैसे ही हमें यहाँ पे हमारा क्या मिलेगा, थ्रेशोल्ड वैल्यू मिलेगा हमें, तो यहाँ से हमारा मसल क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होगा। यानी कि इसको हम बोल सकते हैं पार्ट ए ऑफ ग्राफ, बी, ठीक है। अब मसल कॉन्ट्रैक्ट हुई है तो इट विल रिलैक्स टू, तो मसल रिलैक्सेशन, ठीक। उसके बाद में हमारे पास में आता है रिफ्रैक्टरी फेज, यानी कि मसल यहाँ फिर से तैयार हो रही है फॉर सेकेंड कॉन्ट्रैक्शन, तो इसको हमने बोला अपना रिफ्रैक्टरी फेज। चलिए इसके बारे में अपन लिख लेते हैं। तो ए बी, दिस इज आर सी, और दिस वन इज डी इन ग्राफ, ओके। अब इनके बारे में लिखते हैं। तो ए इज लेटेंट फेज, ए इज लेटेंट फेज, ओके। दिस थिंग लेटेंट फेज, यानी कि इसमें मसल को कितना टाइम लग रहा है थ्रेशोल्ड के लिए रिएक्ट करने में, ठीक है। मसल को जब तक थ्रेशोल्ड नहीं मिलता, और जैसे ही थ्रेशोल्ड मिलता है तो द टाइम टेकन बाय मसल टू रिस्पॉन्ड टू द थ्रेशोल्ड इम्पल्स, ठीक है। तो ए इज द टाइम टेकन बाय मसल okay, the time taken by muscle to respond to threshold impulse, okay, done. Next, second thing is B, our B, the B phase है ना हमारा, this is A, सेकेंड वन इज बी। बी को हमने बोला क्या, फेज ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, क्या बोला, फेज ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, फेज ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि वो टाइम पीरियड जिसमें मसल क्या शो कर रही है, कॉन्ट्रैक्शन, राइट, फेज ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। ओके, फेज ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, इसमें क्या हो रहा है, मसल जो है कॉन्ट्रैक्टेड फेज में है, ओके, मसल इन कॉन्ट्रैक्टेड फेज, मसल कॉन्ट्रैक्शन यहाँ हो रहा है, ठीक है। अब मैंने बोला कि मसल कॉन्ट्रैक्ट हुई है तो रिलैक्सेशन भी होगा, यानी कि सी क्या है हमारा, फेज ऑफ रिलैक्सेशन, फेज ऑफ मसल रिलैक्सेशन, ठीक है। और देखिए ये जो है ना, मतलब कॉन्ट्रैक्शन के फेज को हम बोलते हैं डीपोलराइजेशन ऑफ मसल, क्या बोलते हैं, डीपोलराइजेशन ऑफ मसल भी बोलते हैं, ठीक है। फेज ऑफ रिलैक्सेशन, इसमें क्या है, मसल जो है वो रिपोलराइज होती है, क्या होती है, मसल इन रिपोलराइजेशन,
ठीक है। अब अपना जो डी है ना, इसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्टरी फेज। क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टरी फेज। यानी कि फिर से जो हमारे कैल्शियम आयंस है ना, एटीपी जो है ना, वो क्या होंगे? सक्सेसिव कॉन्ट्रैक्शन के बीच में रिस्टोर होंगे। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टरी फेज या हाइपरपोरलाइज्ड स्टेज। समझ में आया? तो इसको लिख लीजिए, जो हमारा डी है ना, ये इसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्टरी फेज। ओके, चलिए, तो ए बी सी डी व्हाट आर दे, हमने ये भी समझ लिया। ठीक है, और रिफ्रैक्टरी फेज को हम क्या बोलते हैं? टाइम लैग बिटवीन टू कॉन्ट्रैक्शन। टाइम लैग मतलब टाइम जितना भी लग रहा है बिटवीन टू कॉन्ट्रैक्शन। ओके, सो दिस वाज इट अबाउट मसल कॉन्ट्रैक्शन। टेटानी हमने पढ़ ही लिया है कि क्या होता है। तो मसल कॉन्ट्रैक्शन इज ओवर। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, हम लोकोमोशन एंड मूवमेंट पढ़ रहे हैं, तो लोकोमोशन में मस्कुलर सिस्टम हमने अपना खत्म कर दिया आज अभी। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे इसका स्केलेटल सिस्टम, राइट। मस्कुलर सिस्टम इज ओवर। तो मसल्स मैंने आपको बता दिए थे। तो जो मसल जो मूवमेंट में रिस्पॉन्सिबल होती है दैट इज स्केलेटल मसल। उसके हमने प्रोटीन भी पढ़ लिए, है ना, उसका स्ट्रक्चर भी पढ़ लिया। ओके, चलिए, दिस वाज इट फॉर आवर टुडेज लेक्चर। Next we will discuss about our skeletal system.